नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामनिवास है और मैं पिछले 14 साल से पढ़ा रहा हूँ। हमारे पढ़ाए हुए हज़ारों बच्चे सरकारी नौकरियों में सेवा दे रहे हैं और ज्ञान स्थली गुरुकुल के माध्यम से हमारा यूट्यूब चैनल भी है। अब हमने यूट्यूब चैनल पे भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। हमारा आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और स्वर के भेद किस तरह से होते हैं, व्यंजन के भेद किस तरह से होते हैं, सारी चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। कंपटीशन में ज़्यादातर देखा गया है स्वर और व्यंजन से या वर्णमाला से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादातर बच्चों के यहाँ से क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। तो आज हम हिंदी वर्णमाला को पढ़ते समय हिंदी की जो बारीकियां हैं उन पर ध्यान देंगे और सारी चीज़ों को विस्तार से समझेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वर्णमाला आज का हमारा टॉपिक है और वर्णमाला में वर्णों की जो संख्या होती है वो 52 होती है। स्वर होते हैं हमारे 13 और व्यंजन होते हैं हमारे 39। 39 और 13 दोनों मिला के होते हैं 52। अब जो हमारे 13 स्वर हैं, इन 13 स्वर में भी हमारे 10 स्वर होते हैं मानक स्वर और 3 स्वर होते हैं हमारे ऐसे जिनका प्रयोग स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। किसी न किसी शब्द के साथ इनका प्रयोग होता है, इसलिए इनको मानक स्वर नहीं कहा जाता। मानक स्वर 10 होते हैं। तो सबसे पहले हम जो 10 मानक स्वर हैं, 10 मानक स्वर और जो 3 हमारे स्वर हैं जिनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जा सकता, इनके बारे में पहले अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम स्वर लिखते हैं। ये हमारे 13 स्वर हो गए टोटल। अब इन 13 स्वर के अंदर जो हमारे मानक स्वर नहीं होते हैं, एक तो ऋषि और एक अंग और एक अहं, ये होते हैं जिनको मानक स्वर नहीं कहा जाता है। कारण इनका ये है, इसका प्रयोग कभी भी स्वतंत्र रूप में नहीं होता है, किसी न किसी शब्द के साथ होता है। जैसे मैंने लिखा ऋषि, ऐसी जैसे ये है अंग से अंगूर या अंग से अंग, और ऐसे ही जैसे ये है प्रात है। तो आप समझ गए होंगे ये जो आपके 3 स्वर हैं जिनको स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता, ये मानक स्वर में नहीं आते हैं। और बाकी जो हमारे 10 स्वर हैं, 10 स्वरों का भी हमने वर्गीकरण किया है। तो वर्गीकरण जो है उनका मात्रा के अनुसार किया गया है, मात्रा के अनुसार उनका वर्गीकरण करते हैं। अब जब मात्रा के अनुसार इनका वर्गीकरण करते हैं तो इनको हम HDFC इस तरह से इसको लिख लेते हैं। और HDFC बैंक का नाम हम सब जानते हैं। H से हो जाएगा हमारा ह्रस्व स्वर और D से हो जाएगा हमारा दीर्घ स्वर और F से हो जाएगा हमारा प्लूत स्वर। तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं हमारे, वे स्वर होते हैं जिनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जैसे ए, ई, उ, ये हमारे हो गए एक मात्रा वाले ह्रस्व स्वर। और
इसके बाद आ, आई, औ, ए और ए और औ और ये हमारा औ। ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। इनके बोलने पर 2 मात्रा का समय लगता है। और जो तीसरा हमारा प्लुत स्वर है, जैसे ओम हम लिखते हैं और ओम के बोलने पर 2 मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है, तो ये हो जाता है हमारा प्लुत स्वर। ओम या किसी का नाम लेकर जब हम पुकारते हैं तो नाम का अंतिम वर्ण, जैसे मैंने बोला सुगम, तो जो लास्ट का वर्ण है मैं, वो लंबा खिंचता है। तो किसी भी नाम का अंतिम वर्ण या किसी भी रागनी का अंतिम वर्ण प्लुत स्वर कहलाता है। तो मैं समझता हूँ आपने स्वरों को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मानक स्वर कौन से हैं और जो मानक स्वर नहीं है वे कौन से हैं, ये बात क्लियर होगी। और जो स्वरों का वर्गीकरण है वो भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आते हैं व्यंजन की तरफ। अब हम स्वरों के बाद व्यंजनों का अध्ययन करते हैं। व्यंजनों की संख्या मैंने आपको बताई है 39 होती है और 39 में भी इनका वर्गीकरण बोलने के आधार पर किया गया है। और बोलने के आधार पर कैसे, देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्रम लिख देते हैं, कै, चै, टे और तै और पै। तो आमतौर पर कै के आगे ख, ग और घ और यहाँ आपका अणय, ये हमें याद रखना है, ये वाला अणय आता है कै वर्ग में। इसके बाद छ, जय और झ और यहाँ पर हमारा ये वाला अणय आता है। इसके बाद ट, ठ, ड और ढ और यहाँ हमारा ये वाला अणय आता है। इसके बाद तै, थ, द, ध और न, पै, फै, बै, भै और मैं। तो यहाँ कैसे लेके मैं तक इनकी संख्या होती है 25 और इनको बोला जाता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन मतलब कैसे लेके मैं तक जितने भी व्यंजन हम बोलते हैं, इनको बोलने पर फेफड़ों से निकलने वाली हवा मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करके बाहर निकलती है। तो इनकी संख्या होती है 25। अब अगर एग्जामिनर लेखन के अनुसार पूछता है तो लेखन के अनुसार इनकी संख्या हो जाती है 25 + 2 = 27। अब आप सोच रहे होंगे सर 2 कौन से आगे, तो ये जो आपका ड है ये और ये वाला ढ, ये हम 2 तरह से लिखते हैं। जब हम सड़क लिखते हैं, एक शब्द सड़क, तो ड के नीचे बिंदी लगाई जाती है। जब ड किसी शब्द के लिखने पर बीच में आता है तो उसके नीचे बिंदी लगाई जाती है। और अगर हम लिख दें डाल, तो ड यदि किसी शब्द के शुरू में आता है तो इसके नीचे बिंदी नहीं लगाई जाती है। तो इसको इस तरह से 2 तरह से लिखा जाता है। यही हमारा ढ का नियम है। जैसे आपका है एक शब्द ढाल, तो ढाल में हम बिंदी नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको लिख दें चढ़ाई, तो चढ़ाई लिखते समय चढ़ाई ढ के नीचे बिंदी आ जाएगी। ये इसका नियम होता है। इसलिए इन दोनों व्यंजनों को 2 गुण व्यंजन बोला जाता है। इनको 2 गुण व्यंजन बोला जाता है। इसे आप नोट कर लें। इसके बाद फिर हम इससे आगे वाले व्यंजनों की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है फिर हमारा ये र, ल और व। तो यह र, ल, व इनको बोला जाता है अंतस्थ व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है बच्चों, यह लव ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके बोलने पर ना तो ये पूरी तरह से स्वर होते हैं और ना पूरी तरह से ये व्यंजन होते हैं, लेकिन फिर भी इनको व्यंजन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं हमारा श, से और से और है। इसमें सबसे मेन बात क्या होती है, ये जो इनका क्रम है, एग्जामिनर ज़्यादातर इनका क्रम बदल के दे देता है और इनका क्रम हमें याद रखना होता है। पहले क्रम पर ये है और दूसरे पर ये है और तीसरे पर ये है, इनका सीक्वेंस हमें याद रखना है। कई बार वर्णमाला से बस इसका क्रम आगे पीछे करके क्वेश्चन बना के एग्जामिनर दे देता। अच्छा, इसके बाद फिर इनको बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इन चारों व्यंजनों को बोलने पर फेफड़ों से निकलने वाली हवा घर्षण खाते हुए गर्म होकर बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो चार हमारे ये हो गए और चार हमारे ये हो गए। इसके बाद आता है फिर हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में एक हमारा ये श और एक हमारा त्रय और एक हमारा ज्ञ ज्ञानी और एक हमारा श्रय, श्रोता। तो ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। अब ये संयुक्त व्यंजन किन किन वर्णों के मेल से बने हैं एग्जामिनर, सबसे पहला तो हमें इसका भी सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन से का क्रम कहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद जब हम छः के खंड करके देखते हैं कि छः किस किस किसके मेल से बना हुआ है, तो ये कै और प्लस से, कै प्लस से और कै के नीचे हलंत आता है, इस तरह से ये इसका मेल होता है। अब एग्जामिनर कई बार ये पूछता है छः में कितने स्वर हैं, तो जब छः के बाद सबसे लास्ट वाला व्यंजन हमारा ये वाला श आता है, तो इसमें ए की आवाज़ आती है, तो ये बन जाता है इस तरह से से हलंत प्लस ए बराबर कै श और प्लस ए, तो ये हमारा इस तरह से 6 बन जाता है। और चारों के चारों संयुक्त व्यंजन हमारे 3 वर्णों के मेल से बनते हैं। इसी तरह से ये देखो, तय रे हलंत प्लस ए, इस तरह से, या तय हलंत प्लस रे, इस तरह से। एग्जामिनर इस तरह से भी ऑप्शन में दे सकता है, एग्जामिनर इस तरह भी ऑप्शन में देख सकता है। दोनों ऑप्शन हमारे ठीक हैं। यदि रे के नीचे हलंत लगाएंगे तो ए अलग हो जाएगा, और यदि रे के नीचे हलंत नहीं लगाएंगे तो ए इसमें जुड़ जाएगा। इसी तरह से हमारा ये होता है, ये जय और आपका ये वाली अणे खाली, इसके मेल से बनता है। और इसको इस तरह से भी कर सकते, जय अणे खाली ये अणे और आपका ए, इस तरह से भी ये हो सकता है। और इसी तरह से हमारा ये हो जाएगा श्रेय, ये जो हमारा श्रेय है ये हो जाएगा हमारा इस तरह से, श हलंत प्लस रे और हलंत प्लस ए, या श प्लस रे, और इस तरह से भी ये हो सकता है। तो आप इसको समझ गए होंगे कैसे लेके आपका स श्रोता तक जितने भी हमारे 39 व्यंजन हैं, इनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। अब इनका अध्ययन करते हैं हम, बोलने के आधार पर इनका वर्गीकरण किस तरह से है। इन्हें आप नोट कर लीजिए। बोलने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। अब
अब सबसे पहले हम वही तरीका अपनाते हैं अपने इसको लिखने का, कै, च, टे, ते और पै। अब इसको याद रखने का सबसे सरल तरीका जो हमारा है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, के ए टी एम ए डी ओ। के से होगा हमारा कंठ्य और टी से होगा हमारा तालव्य और एम से होगा हमारा मूर्धा और डी से होगा हमारा दंत और ओ से होगा हमारा ओष्ठ्य। तो कै वर्ग का, च वर्ग का, टे वर्ग का, ते वर्ग का और पै वर्ग के सामने वाले व्यंजन जिस तरह से बोले जाएंगे, ये हमें एक हिंट मिल गया किस तरह से ये बोले जाएंगे। अब कै, खे, गै और घै और यहाँ आपका ये वाला अण, ये हमारे कंठ से बोले जाएंगे। इसी तरह से च, छ, जय और झ और हमारा ये वाला अण आएगा। ये भी क्रम हमें याद रखना है। और टे, ठ, डै, ढै और इसका बाद टे, ठ, डै, ढै और ये वाला हमारा अण यहाँ आ जाएगा इस तरह से, थे, थ, दै, धै, नै और मैं। पै, फै, बै, भै, मैं। ये हमारा मैं यहाँ गलत आ गया ये। तो इस तरह से कै, च, टे, ते, पै के हिसाब से उसके आगे वाले व्यंजन किस तरह से बोले जाएंगे, ये हमने यहाँ पर सीख लिया। तो कै वर्ग के सामने वाले व्यंजन कंठ से बोले जाएंगे, च वर्ग के सामने वाले व्यंजन तालुवे से बोले जाएंगे, टे वर्ग के सामने वाले व्यंजन मूर्धा से बोले जाएंगे, तय वर्ग के सामने वाले व्यंजन दंत से बोले जाएंगे और ओ वर्ग के सामने वाले व्यंजन हमारे ओष्ठ्य से बोले जाएंगे। इसके बाद य, रै, लै और वै। अब य, रै, लै, वै को हम देखो, इसको इस टी, एम, डी, के इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम दोबारा से बताते हैं। य, रै, लै, वै के लिए टी और डी और ओ, डी इस तरह से। ये हमारा यह तालु से बोला जाएगा और ये दोनों रै और लै ये दंत से बोले जाएंगे और जो हमारा वै है ये ओष्ठ और दंत दोनों से बोला जाएगा। अब इसके बाद हमारे बचते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन के बाद हमारे संयुक्त व्यंजन है, उसको भी आराम से कर लेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आता है फिर हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में हमारा ये वाला श पहले आता है, इसके बाद ये वाला स आता है, इसके बाद ये वाला और इसके बाद ये वाला। तो इसके लिए हमने आसान तरीका जैसे टी एम डी के, ये टी एम डी के, टी से तालु, एम से मुर्दा और डी से दंत और के से कंठ।
तो तालु का मतलब ये होता है हमारे जबड़े का ऊपरी वाला भाग, और ऊपरी वाले भाग में भी आगे वाला भाग वो तालु कहलाता है। और मुर्दा होता है हमारा ऊपरी जबड़े के बीच वाला भाग, और दंत का आप दांत से मतलब समझते ही हैं। और कंठ होता है हमारा, हमारे गले में जो वो घंटी सी दिखाई देती है वो कंठ होता है। तो ये हमारे इस तरह से बोले जाते हैं TMDK के अनुसार। अब इसके बाद आते हैं हमारे 6 क्षत्रिय, तय त्रिशूल, और गय ज्ञानी, और सह श्रोता। अब देखो ये कै के और प्लस सह के मेल से बना है। तो कैसे कंठ है, कैसे कंठ है प्लस ये वाला जो सह है, देखो ये वाला सह प्लस मूर्धा, इन दोनों के मेल से ये हो गया। इसी तरह से ही तय और रह। अब तय की हमें पता है और रह की भी हमें पता है। देखो अभी हमने पीछे पढ़ा था रह और तय दोनों के बारे में। इसी तरह से हमारा तो हमने पढ़ा था तय और रह दोनों दंत से बोले जाते हैं। तो ये त्रय जो है ये दंत से बोला जाएगा। इसी तरह से ये गय ज्ञानी, जय और ये वाला अणय जो दूसरे नंबर का है। तो ये हमारा अणय दूसरे नंबर का जो हमारा च वर्ग के सामने वाला था ये उसमें आता है। तो ये हो जाता है हमारा ये वाला तालु से। और ये जो हमारा जय है इसको हम दिखाते हैं आपको। ये वाला जय भी हमारा तालु से ही होता है। तो इस तरह से ये हमारा तालु बन जाता है। इसके बाद ये वाला श्रेय हमारा आता है। जब हम इस वाले श्रेय की बात करते हैं तो ये वाला श्रेय हमारा इनके मेल से बनता है। ये वाला स और प्लस र, स के नीचे हलन। तो हम श का देखते हैं। श हमारा ये है टी फॉर तालु, ये तालु से होता है। और र हमने पढ़ा है दंत से होता है। तो तालु और दंत से ये वाला श्रेय हमारा बनता है। इस तरह से वर्णमाला